आज के शो में। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। रोक सको तो रोक लो, महंगाई आई रे, तब्दीली आई रे। इंटरबैंक में डॉलर 174, ओपन मार्केट में डॉलर 177 रुपए से तजावुज। 3 सालों में आटे की फी किलो कीमत में 114% का इजाफा। कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्ट किरायों में मनमाना इजाफा। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, महंगाई और जो इस वक्त महंगाई का सुनामी, तबाही क्या कहें इसको, जो आ चुका है उसने बेसिक हाउस होल्ड इनकम को तो इस वक्त एरोड कर दिया। अगर आप पाकिस्तान में एक एवरेज पर कैपिटा, ये टेक्निकल अल्फाज हैं लेकिन पर कैपिटा जो आपका इंडेक्स ऑफ इनकम निकालते हैं तो वो 16,000 रुपये महीना बनती है। एक मुल्क में जहां पर रोटी तंदूर की 15 रुपये हो चुकी है और एक शख्स अगर 2 रोटियां खाता है, एक घर में अगर 4 से 5 फर्द हैं तो सिर्फ रोटी की कीमत 13,500 रुपये बनती है। तो वो 16,000 जिसकी आमदनी है वो 13,500 की सिर्फ रोटी, खाली रोटी, इसमें दाल, सब्जी, चावल कुछ और शामिल नहीं है, सिर्फ रोटी अगर शामिल है तो वो तकरीबन 13,500 की बनती है। अगर वो दिन में 2 बार रोटी खाता है, 2 रोटियां खाता है, उसके घर के 4 से 5 अफराद हैं। इस सूरत हाल के अंदर जीना मुश्किल अवाम का हो चुका है। अवाम ना सड़कों पर आ सकती है और सिर्फ घरों पर रहकर या फिर इसे शोर मचा सकती है या हमें भी पूछती है कि क्यों महंगाई बढ़ रही है, क्यों नहीं बढ़ रही है। मैं आपको बताता हूं कि ये थ्योरी के महंगाई क्यों बढ़ती है हम वजीर आजम इमरान खान साहब से ही समझते हैं कि क्यों बढ़ती है। क्योंकि जब वो पहले ऑपोजिशन में थे तो बड़ी अच्छी अच्छी थ्योरीज पेश करते थे कि महंगाई क्यों बढ़ती है। तो आपको पीछे लेके चलते हैं, आपको बताते हैं कि पहले वजीर साहब जब महंगाई बढ़ती थी तो उन्होंने हमें जो समझाया था, खान साहब ये आप ही का पढ़ाया हुआ सबक है वजीर साहब, ऑनरेबल वजीर साहब, आपने जो सबक हमें पढ़ाया था महंगाई बढ़ती है, आज हम उसी सबक पर हम अगर यकीन कर लें तो इसका मतलब आपकी हुकूमत भी चोर है या सब हुकूमत में चोर शामिल है, या इस पर चोर आप लोगों को मिलकर चूना लगा रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। क्या कहते थे जब पेट्रोल और डीजल बढ़ता था? इमरान खान साहब जब पीटीआई के चेयरमैन थे क्या कहते थे जब ऑपोजिशन में थे पेट्रोल डीजल के हवाले से? ये जरा शॉर्ट सुने, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, लेट्स हियर दिस। तो डीजल 40 रुपया लीटर था, आज 109 रुपया लीटर, जबकि पेट्रोल $97 से $85 पर पहुंच चुका। आपके ऊपर पैसा बनाया जा रहा है। अवाम इनकी चोरी और नाहिली की कीमत महंगाई से अदा कर रही है। चोरी और नाअहली जब जिस मुल्क में होती है, ये इमरान खान साहब के अपने अल्फाज हैं, इसमें कोई रद्दोबदल नहीं हो रहा। तो चोरी और नाअहली हुक्मरानों की, उसकी कीमत अवाम अदा करती है। ये खुद इमरान खान साहब ने हमें सबक पढ़ाया है और इसी सबक की बुनियाद पर वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने, हमसे वोट लिया उन्होंने। तो आज वही सबक आपको याद करा रहे हैं हम खान साहब, क्योंकि आज आप और आपकी हुकूमत, आपके वुज़रा, बजाय ये मानने के कि चोरी और नाअहली की वजह से महंगाई है, वो ये कह रहे हैं कि आलमी सतह पे महंगाई। हमें आज कुछ और सबक पढ़ा रहे हैं। क्या सबक पढ़ा रहे हैं आली महंगाई का? जरा सुने, अपना सबक भूलकर हमें नया सबक पढ़ाने की कोशिश की। क्या कहा जा रहा है आली महंगाई के हवाले से? लेट्स हियर दिस। पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो 9% है। इंटरनेशनली ब्लूमबर्ग के इंडेक्स के मुताबिक 50% इजाफा हुआ है। मैं और मुल्कों का बता, मसलन तुर्की है, तुर्की के हालात हमारे से बहुत बेहतर थे। तुर्की में महंगाई 19% है आज। तो ये वज़ीर साहब आप जब हमें समझाते थे, जब आप पीटीआई के चेयरमैन थे, तो आप कहते थे कि महंगाई बढ़ने की वजह यह है कि चोरी होती है, नाअहली होती है। आज आप खुद छुप रहे हैं, आलमी महंगाई के पीछे छुप रहे हैं आप, और हमें इंडेक्सेस और पता नहीं फिगर्स कहाँ से निकाल के आपके जो मुशीर आपको गूगल से निकाल के दे देते हैं। आज मैंने भी कुछ फिगर्स गूगल से ढूंढे और मैंने सोचा इस प्रोग्राम से पहले आपको बताऊं कि जो पूरा रीजन है सार्क का, जिसको हम ये कहते हैं पूरा जो रीजन सार्क का जो ममालिक हैं, इधर महंगाई सब में ज्यादा किधर है, सब में कम किधर है। तो मैंने ये फहरिस्त मुरत्तब करी कि आलमी महंगाई का जो आप छुप रहे हैं जिसके पीछे बहाने के, पहले कहते थे चोरी की वजह से महंगाई होती है, अब कहते हैं आलमी, अब आइंदा कुछ और ढूंढ लेंगे वजह, बीच में कोविड आ गई थी। तो महंगाई की शरह पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। दुनिया का एवरेज 3% है, पाकिस्तान का 9% है। आप अगर खित्ते की बात करें तो भूटान में 6% है, श्रीलंका में 6.2% है, अफगानिस्तान में 5.6% है, बांग्लादेश में 5.4% है, भारत में 4.35% है, नेपाल में 4.2% है और सब में कम मालदीव में 2.27% है। पाकिस्तान में यह शरह 9.2% है।
तो क्या सिर्फ आलमी सतह पर जो ग्लोबल कमोडिटी शॉक आया है वो सिर्फ पाकिस्तान पर आया है? क्या इस पूरे रीजन पर नहीं आया, पूरे इस खित्ते पे नहीं आया? ये सिर्फ पाकिस्तान पर आया? ये नाअहली नहीं है, ये गलत फैसले नहीं है। आज हम 10 अरब डॉलर का तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम गंदम, चीनी, कॉटन ये इंपोर्ट कर रहे हैं 10 अरब डॉलर की। क्यों कर रहे हैं? दालें इंपोर्ट कर रहे हैं 10 अरब डॉलर की। आज से कुछ साल पहले पाकिस्तान गंदम एक्सपोर्ट करता था, पाकिस्तान चीनी एक्सपोर्ट करता था, कपास एक्सपोर्ट करता था। ज़राअत हमारी आमदन का, यानी ज़र मुबादला की आमदन का बेसिक जरिया था। हम आज 2 अरब डॉलर की कॉटन मंगा रहे हैं। ये क्या किया आपने इस मुल्क के साथ? क्या फैसले किए हैं आपने आखिरकार? कब से हमने चीनी इंपोर्ट करना शुरू कर दी? कब से हमने गंदम इंपोर्ट करना शुरू कर दी? 40 लाख टन गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं हम। चीनी के हवाले से आपके मुशीरों ने आपको कहा कि 20 लाख टन या मौजूदा शुगर मिल्स ने आपको चूना लगाया, जो भी जो रिपोर्ट आई सामने। तो आखिरकार ये क्या फैसले किए आपने कि आज हम 10 अरब डॉलर का खाने की अशिया इंपोर्ट कर रहे हैं? फिर कैसे नहीं महंगाई होगी? और आकर आप सच क्यों नहीं बताते आवाम को? वो सच जो आप पहले बताते थे जब डॉलर बढ़ता था, तो आप क्या कहते थे? आज डॉलर जितना बड़ा बताऊंगा, लेकिन पहले जब डॉलर बढ़ता था तो इमरान खान साहब हम क्या बोलते थे? जरा सुने कि इससे क्या असर पड़ता है, क्या नहीं पड़ता है। लेट्स से दिस फर्स्ट। रुपया जून 2013 में $1 100 रुपए का आता था। $1 100 रुपए का था। आज 2018 में $1 125 रुपए का पहुंच गया। यानी कि इसका मतलब कि अगर आपके बैंक के अंदर 2013 में 125 रुपया पड़ा था, आज सिर्फ 100 रुपया रह गया है। कौम गरीब हो गई है। कौम गरीब होती है जब डॉलर बढ़ता है। ये सबक भी इमरान खान साहब आपने हमें सिखाया, आपने बताया कि आखिरकार इसका क्या इंपैक्ट होता है। आज कौन बढ़ा रहा है डॉलर? क्यों नहीं रोक रहे आप डॉलर को? यानी आपको खुद पता है कि कौम गरीब होती है जब डॉलर बढ़ता है रुपए के अगेंस्ट। तो आज 177 पे ओपन मार्केट में पहुंच गया, 174 इंटर बैंक में क्रॉस कर गया। तो रोक क्यों नहीं रहे इसको? आप चाहते हैं कि अवाम गरीब हो, क्योंकि आप तो मानते हैं कि अवाम गरीब होती है जब डॉलर बढ़ता है। तो फिर आज जब डॉलर बढ़ रहा है तो आप वजीर आजम हैं, आप क्यों नहीं रोक रहे इसको? आपको किसने कहा है, किसने मशवरा दिया ये करने को? आप IMF के 1 अरब डॉलर के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। आप किस लिए कर रहे हैं? किसके कहने पर कर रहे हैं? आखिरकार अब टाइम कम रह गया इमरान खान साहब हुकूमत का। हम उम्मीद रखते थे आपसे, वोट दिए लोगों ने आपको, आखिरकार ये सब सुन के वोट दिए। और ये भी सुना था आपसे कि जब ऊपर से सब कोई सही होता है, यानी जो टॉप पे सब कोई सही होता है, तो नीचे तक पूरी हायरार्की सही होती है। और यही समझ के सोच के वोट दिया था कि जितनी माफिया, जितने चोर हैं, वो जब ऊपर का बंदा ठीक होगा तो नीचे सब ठीक हो जाएगा। आज आपके सपोर्टर हमें कहते हैं कि वो खान अकेला क्या कर लेगा? तो खान ने तो सिखाया 22 साल ये था कि खान अकेला ही सब कुछ सही करेगा। तो आज क्या हुआ इमरान खान साहब आपको? ये सब बातें जो आपने हमें सिखाई थी, जब बिजली बढ़ती थी वो भी सुन लेते हैं क्या कहते थे वज़ीर साहब। जब बिजली बढ़ती थी आप तकरीबन 11 रुपए से 22 रुपए पर यूनिट हो, लेकिन जब बढ़ती थी 2 रुपए भी तो क्या कहते थे? आके पूरा शोर मचता था, जलसे होते थे, गाने गाते थे, लोग डांस करते थे वहां पे। लेट्स से दिस, क्या कहते थे? आज बिजली का सबसे बड़ा डिफॉल्टर पंजाब की हुकूमत है। अरबों रुपए का इन्होंने डिफॉल्ट किया। आज आप मुश्किलात में हैं, नौकरियां नहीं है, महंगाई है। हुकूमत के आने से पहले बिजली 2.5 रुपए की थी यूनिट, आज 13 रुपए यूनिट है। और आज आपसे क्या क्या शराइत मंगवाई जा रही हैं इमरान खान साहब? हम सुन रहे हैं कभी कोई कहता है कि आप स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी दे रहे हैं, खुद मुख्तार बना रहे हैं, लोग उसको कह रहे हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ऑपोजिशन कह रही है, आपके गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स या अंदर के जो MNAs आप उनसे बात करें, वो कह रहे हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है, क्या कोई वायसराय कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और जब आप ऑपोजिशन में थे तो आप कहते थे कि IMF के आगे हुकूमत ने घुटने टेक दिए। आज हम क्या कहें? आज घुटने टेके हैं, आज हम लेट गए। आखिर हम कर क्या रहे हैं IMF के सामने? आप क्या कहते थे पहले? आपको आवाम को सुनाते हैं कि आप खुद क्या कहते थे पहले। लेट्स से दिस। और ऊपर से लोगों पर टैक्स भी लगा दे और ऊपर से ये बड़े-बड़े महलों में भी ये नहीं होता। तो आखिरकार तब्दीली के सारे सुहाने ख्वाब क्या करें? किससे पूछें जाके कि आखिरकार जो हमें ख्वाब दिखाए थे, किससे पूछें जाके, किससे सवाल पूछें? जो आपने हमें नारे लगवाए थे और फिर जो उस पर ख्वाब दिखाए थे, जो विजन और पता नहीं क्या क्या आपने हमें थ्योरियाँ समझाई थी, आज वो सारी थ्योरियाँ उल्टी पड़ गई हैं, सारी आपकी गवर्नमेंट पे आ गई हैं। और अब भी अगर बर वक्त फैसले नहीं हुए, बर वक्त फैसलों से मुराद रिफॉर्म्स नहीं हुए,
तो फिर कुछ भी आपके हाथ में नहीं बचता, क्योंकि आज आम आदमी का, आपने अगर ये देखो गार्जियन का आर्टिकल, आप पाकिस्तानी मीडिया को तो पता नहीं मानते नहीं मानते, इंटरनेशनल सतह के ऊपर इस आर्टिकल को खोलें, इसे पढ़ें कि एक आदमी ने लिखा हुआ है कि वो मस्जिद में चाहता था कि जाकर वो पता नहीं बद्दुआ दुआ दे। लोगों की ये हालत हो चुकी है इस वक्त, ये इंटरनेशनली आपको इस वक्त जो है पजीराई मिल रही है इस महंगाई की वजह से। तो खुदारा होश के नाखून लें अपने मुशीरों को, जो आपको शायद क्या समझा रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये गूगल की फिगर्स निकाल के जो आपको दे देते हैं लोग उठा के तकरीर पढ़ने के लिए, खुदा के वास्ते महंगाई को तस्लीम करें, सही फैसले करें। इस ब्रेक के बाद आते हैं और हम एक्सपर्ट से बात भी करेंगे इस हवाले से, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसील। नाज़रीन, बड़े अहम सवालात उठाने, महंगाई की जो शरह बढ़ रही है जिस तरीके से, आखिर रुकेगी कहाँ? आम आदमी का जीना कितना मुश्किल हो चुका है। कल भी मैं मुख्तलिफ ऐसे लोगों से, जैसे JDC थी वगैरह थे, इन लोगों से बात कर रहा था, सैलानी वालों से, मैं करता रहता हूँ बात इन लोगों से कि किस तरह मुश्किल गुजारा हो चुका है। मेरे साथ शब्बर जैदी साहब मौजूद हैं, आप माहिर मईशत हैं, टैक्स के उमूर के एक्सपर्ट हैं और मईशत और सियासत तमाम चीज़ों को बेहतर समझते हैं, अच्छे उमूर पे रहे भी हैं, फैसला साजी के मौजूद हैं साथ हमारे। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। जवाद अहमद साहब मौजूद हैं, सियासी रहनुमा भी हैं और साथ साथ समाजी एक हवाले से बड़ी गहरी नज़र रखते हैं मामलात पे। आपका भी बहुत शुक्रिया जवाद साहब प्रोग्राम में ज्वाइन किया। शब्बर जैदी साहब, किधर जाके रुकेगा डॉलर सर? और कुछ पैसा बन रहा है, क्या हो रहा है आखिरकार? देखिए, डॉलर में ना दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। एक तो इसमें जो स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग हो रही है और लोगों ने एक परसेप्शन क्रिएट कर दी है कि डॉलर की प्राइस बढ़ी है, तो जिनके पास डॉलर है वो इसमें गैम्बलिंग कर रहे हैं। मगर अभी जो रिसेंटली जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि क्योंकि अफगानिस्तान की सैंक्शन खत्म नहीं हुई हैं, तो अफगानिस्तान में जो अफगानिस्तान बाय कर रहा है, सब इंटरनेशनल मार्केट से चीजें बाय कर रहा है, उसके लिए डॉलर की जरूरत पड़ती है और वो उसके लिए पाकिस्तान से डॉलर ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर आपने अफगानिस्तान का मैटर विद इन फ्यू डेज या फ्यू वीक सेटल नहीं किया तो फिर हमारे लिए एक बहुत संगीन प्रॉब्लम आने वाला है इस करेंसी का। आप जानते हैं, मैंने पहले भी लिखा था, आपका एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, नहीं शफा साहब, आपका एक आर्टिकल पढ़ा था, आपने लिखा था कि अगर अफगानिस्तान का फैक्टर डाल भी दे तो दैट विल बी अराउंड $300 मिलियन। तो हम इसे ऑलरेडी अकाउंट फॉर नहीं कर चुके अपने एक्सचेंज रेट में $300 मिलियन को, या ये और ज्यादा हो गई है डिमांड? क्या हो गया? उल्टा देखिए, वो तो वो एक फैक्टर जो था ना, वो ये फैक्टर था कि जो पाकिस्तान से वो सामान खरीदने के लिए आ रहे थे। अब जो अगला फैक्टर है वो ये आ गया है कि अफगानिस्तान में जो चीज उनको इम्पोर्ट करनी है, बेसिकली जो इंटरनेशनल पॉलिसी से इम्पोर्ट करनी है, उनके पास वो नहीं है, डॉलर की वो सैंक्शन लगी हुई है। तो और पाकिस्तान ने बार्टर ट्रेड अलाउ कर दिया है, तो वो उसकी वजह से ये पाकिस्तान में डॉलर में सीरियस प्रेशर आ गया है और ये हमें सेटल करना पड़ेगा। अगर हमने अफगानिस्तान का डॉलर मसला हल नहीं किया तो पाकिस्तान की करेंसी से सीरियस प्राइस में चली जाएगी। और वो जो मैंने उसका कहा था वो अब कई डायमेंशन में चला गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने रुपी टू रुपी बार्टर ट्रेड अलाउ कर दी है, तो वो अफगानिस्तान से मूवमेंट हो रही है और इसको आपको सेटल करना पड़ेगा। मगर जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि हमारा जो सही रेट है वो 165 से 170 के दरमियान में है और उसके ऊपर जो भी हो रहा है वो टेक्निकली हमारे कंट्रोल से बाहर उस तरह पे है कि वो अफगानिस्तान और हमारी गैम्बलिंग इसके अंदर शामिल है और लोग डॉलर निकाल रहे हैं, उन्होंने वोट किया होगा, इसकी वजह से ये सारा मसला आ रहा है। और शफा साहब ये बताएं कि आप क्योंकि रहे इसमें आला फैसला साजी के हल्के में, मुझे बताएं क्योंकि ये जो इमरान खान साहब आके हमें बताते रहते हैं कि महंगाई इधर इधर ही बढ़ गई, आलमी सतह पे बढ़ गई, ये हो गई, ये गूगल से नंबर्स निकाल के ग्लोबल इन्फ्लेशन, ब्लूमबर्ग का इंडेक्स और ये सारी चीजें, उससे तो आवाम के जख्मों पे और नमक छिड़कता है। आप या तो आप बोल दें भाई कि आपसे नहीं संभल रहा मुल्क, महंगाई नहीं संभल रही, ये क्यों करते हैं ऐसा? क्या इनके मुशीर गलत है, इनको गलत बताते हैं, गलत चीजें बोल देते हैं, आके ये इस तरह की नैरेटिव लेके आ जाते हैं? ऐसे इमरान खान साहब जहां तक हम समझते हैं जानते हैं ऐसे तो नहीं थे। क्या उनको दर्द नहीं है गरीब का? क्या मसला क्या आखिर का? शहबाज साहब हो क्या गया अचानक? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये जो इंटरनेशनल प्राइसेस का मसला है वो पाकिस्तान में डबल अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि हमारा रुपी तकरीबन 30% से डेप्रिशिएट हुआ है इन लास्ट 3-4 months और दूसरा डॉलर की प्राइस भी बढ़ी है। मगर वो जो इंक्रीज प्राइसेस की है वो आनी चाहिए उन चीज में जिस पे डायरेक्ट फॉरेन करेंसी का इम्पैक्ट है, लाइक ऑयल है या पाम ऑयल है। मगर जो बाकी चीजों में महंगाई का लेवल बढ़ रहा है वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए। मगर सवाल ये है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल मार्केट मैकेनिज्म पर नहीं है और ये जो लोग इमरान खान को जाके ये समझा रहे हैं कि ये सारी चीज इसलिए हो रही है कि इंटरनेशनल प्राइसेस है और आपको परेशानी की कोई बात नहीं है, आपका गवर्नेंस सिस्टम बिल्कुल ठीक है, तो वो इमरान खान के साथ धोखा कर रहे हैं।
देखिए बात सुने, जो प्राइसिंग है ना, जो कमोडिटीज की प्राइसिंग है, ये टेक्निकली स्पीकिंग डिमांड एंड सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, और डिमांड एंड सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट जो है वो टेक्निकली स्पीकिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि मंडियों में सामान प्राइस पे आए और आगे निकलता जाए। मेरा अपना ख्याल है कि मंडियों में मेकैनिज्म टूट चुका है, और आरती माफिया ने और बिजनेस माफिया ने फैसला कर लिया है कि इमरान खान को नाकाम करना है, और इमरान खान उस नाकामी में अब अपना हिस्सा डालते जा रहे हैं। जब वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल प्राइसेस है, तो वो जो लोग इनको नाकाम करना चाहते हैं वो टेक्निकली कामयाब हो रहे हैं। आप चारों सूबाई वज़ीर-ए-आज़म को बुलाएं, उनको कहें कि आप मार्केट मैकेनिज्म पे कंट्रोल करें, देखिए कि कमोडिटी की पोजीशन क्या है, कि कितना टमाटर फैला हुआ है, किस रेट मिल रहा है, कहां पे ब्लॉकेज आई है, वो कम से कम मार्केट में लाएं तो सही हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप अपने कमरे में बैठ के ये फैसला करते रहे कि वो इंटरनेशनल प्राइस है, ठीक है, फिर आप इमरान खान साहब अपनी पोजीशन को लूज कर देंगे, हम उनके खैरना है, हम उनको अच्छा चाहते हैं, मगर ठीक है अगर एक आदमी नहीं चाहता तो आप कुछ नहीं कर सकते, उनको अपने इस सर्वे से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन निकलना पड़ेगा, लेकिन साथ में जो लोग हैं शहबाज साहब, वही आप जैसे आप थे, आप हट गए, अच्छे थे, सही समझा, कोई समझाने वाला नहीं है वहां पर, ये इस वक्त समझने वाले खुद नहीं है इमरान खान साहब, ये जो समझा रहे हैं वो बातें कर रहे हैं इधर उधर की, क्या ये जान के आस्तीन के सांप वाला चक्कर हो गया कि वो कह रहे हैं आओ जी घड़ा ऐसे में जाओ सीधा ये मामला चल रहा है? देखिए बात ये है सरफान कि ये दुनिया की तारीफ रही है कि जब कोई बंदा हुक्मरान बन जाता है ना, तो वो उसके आसपास ऐसे लोग आ जाते हैं जो उसको सिर्फ अच्छा दिखाते हैं, और जब वो गिर जाता है फिर कहते हैं सर आपकी ये गलती थी। जो हुक्मरान की कामयाबी है वो यही है ना। देखिए आपने सुना होगा पुराने जमाने में जो लोग होते थे बादशाह, वो शाम को खाने के प्रोग्राम बाजारों में जाया करते थे और दिखा करते थे कि असल में क्या हो रहा है, मुश्किल क्या बता रहे हैं। मेरा यही कहना है इमरान खान साहब को, वो उनकी बताना नहीं है, तो हमारी बात को सुन रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं। हमें उस्मान गुलजार साहब को बुलाया, उनसे पूछे कि यार टमाटर, आलू, प्याज ये क्यों बढ़ रही है, आटा क्यों बढ़ रहा है, इसको तो कंट्रोल करें ना। अगर जो बंदा इसको कोई होश कर रहा है, कुछ चीजें कर रहा है, उसको सेटल करें। अब ये साहब से पैसे दे दिए आपने, ऐसे कैंसिल कर दिया, इसमें कुछ नहीं होने वाला। ये बड़ी मुझे अफसोस हो रहा है, मैं उनके बड़ा उनका भी बहुत अच्छा इंसान समझता हूँ, वो बहुत अच्छे आदमी है, मगर वो मेरा ख्याल है कि वो गलत मशवरों पे अमल कर रहे हैं और वो ग्राउंड रियलिटी को नहीं समझ पा रहे हैं। सही। और फिर शहबाज साहब वो जो कर रहे हैं समझ नहीं पा रहे, तो जो लोग आला हल्के जिन्हें हम कहते हैं, क्योंकि ये मुल्क है, पूरी रियासत है ना ये, तो अगर सिर्फ थोड़ी कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट डूब रही है या इमरान खान साहब डूब रहे हैं, पूरा मुल्क ही डूब रहा है ना। आप एक आम आदमी का जीना मुश्किल हो रहा है, तो जो आला हल्के हैं, जो रियासत है पूरी, क्या वो भी नहीं समझ रही कि क्या हो रहा है, कि इमरान खान साहब को कुछ समझ में आ नहीं रहा, उनको जो लोग समझा रहे हैं गलत समझा रहे हैं, आलमी सतह पर भी पूरी कॉन्स्पिरेसी बन गई है जो आप कह रहे हैं। तो फिर जो वो लोग हैं जो फैसला साज होते हैं असल में, वो लोग भी क्या चुप बैठे हुए देख रहे हैं कि सब खत्म हो जाए, क्या किस चीज का इंतजार हो रहा है शहबाज साहब? देखिए दो चीजें आप बड़ी सेंसिटिव बात है। देखिए एक तो हो गई ना पॉलिटिकल सिस्टम जी, उसमें जो अपोजिशन है वो तो चाहती है कि इमरान खान साहब का कम से कम चले ये टर्म कंप्लीट कर लें, तो वो इस बात अगर जिस तरह वो रूल कर रहे हैं अगली टर्म उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, उनका तो फायदा है, अपोजिशन तो अपनी सियासत कर रही है और वो दुनिया में हर जगह करती है। अच्छा, दूसरी बात वो कहते हैं कि और रास्ते हैं जो इसको इंटरफेयर करना चाहिए। मेरा अपना ख्याल है कि उन्होंने अपनी मार्जिन दी हुई है इमरान खान साहब को कि वो अपनी इन मैटर्स पर अपनी पॉलिसी को एनफोर्स करें, मगर अगर ये चीजें विद इन फ्यू वीक्स नहीं सेटल होती तो मैं समझता हूँ कि वहां से भी इंटरफेरेंस आएगी और बातचीत की जाएगी कि जनाब ये क्या हो रहा है बेसिकली। और ये मेरे हिसाब से इस वक्त इकोनॉमिक गवर्नेंस ऑफ पाकिस्तान जो है उसका सीरियस रिव्यू चाहिए कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक गवर्नेंस हमें कैसे करनी है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में मार्केट मैकेनिज्म टूट चुका है और करप्शन और 2 नंबर का पैसा मार्केट में लगा हुआ है, जिसमें आम आदमी भी परेशानी कर रहा है और कंट्रीब्यूटर को परेशानी हो रही है। ये पूरी पाकिस्तान के गरीब आदमी या पाकिस्तान के आम आदमी के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है जिसको हमें सेटल करना है। अगर वो नहीं कर सके तो ठीक है, ये तो बदकिस्मती होगी पाकिस्तान की भी और उनकी जाती तौर पर भी। जो हमें नजर आ रहा है इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबको नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है। हमें अच्छी तरह पता है कि प्याज में, आलू में, चने की दाल में, चीनी में क्या हो रहा है। जब हम नहीं जाते सही करना तो हम कैसे सही करेंगे? फिर सवाल बताइए ना। जब हमें सब कुछ नजर आ रहा है, हम मुस्तकिल
पिछले मैं कम से कम 10, 15, 20, 25 दिन से मुस्तकिल कह जा रहा हूँ कि मार्केट मैकेनिज्म को सही करें, इन चीजों को सही करें, मार्केट में दाखिल हो, अपनी सूबाई गवर्नमेंटों को सीधा करें, उनको बुलाएं, उनसे पूछें कि जी आलू का रेट ठट्टा में क्या है और कराची में क्या है, दुनिया में क्या रेट है और लाहौर में क्या है, उसको बैठ के काम करें। अगर ये मीटिंगें करते रहेंगे इसी कमरों में, ठीक है, फेयर एनफ, चलेंगे, ऐसे बहुत से आए और बहुत से चले गए। शहबाज साहब, ये तो आप ठीक कह रहे हैं, बहुत से चले गए। शहबाज साहब, ये तो सही है, ठीक है, ये मार्केट मैकेनिज्म। हम चीनी कब इंपोर्ट करते थे? हमने चीनी इंपोर्ट करना शुरू कर दी, हमने गंदम इंपोर्ट करना शुरू कर दी, हमने कपास इंपोर्ट करना शुरू कर दी। मार्केट मैकेनिज्म तो बाद में, पहले तो ये हम एक्सपोर्टर से इंपोर्टर बन गए इसी हुकूमत में। ये भी तो हमने कर दी, ये भी तो फैसले ही हुए ना, ये करवाया गया इनसे, ये करे इन्होंने, क्या कर दिया? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, ये जो एक्सपोर्टर से इंपोर्टर बन गए ना, ये आपकी बात सही नहीं है। ये जो एग्रीकल्चर में हमारी तबाही फिरी है ना, ये एक दिन की तबाही नहीं है, ये हमारी बड़ी पुरानी तबाही है। और मैं तो आपको बिल्कुल साफ ये कह सकता हूँ कि 1970 के बाद से पाकिस्तान की माशी हालत कभी भी ठीक नहीं हुई। पाकिस्तान एक नाकाम रियासत की तरफ जा रहा है आफ्टर 1970, क्योंकि हमने कोई भी चीज अपनी फंडामेंटल चीज ठीक नहीं की। हमारी एनर्जी का मसला हल नहीं हुआ, हमारी एग्रीकल्चर सही नहीं हुई, हमारी इंडस्ट्रियल बेस सही नहीं हुई, हमारी पॉवर्टी और नॉन पॉवर्टी का रेशो सही नहीं हुआ, हमारी कैश इकोनॉमी सही नहीं हुई। तो पाकिस्तान तो 1970 के बाद से एक कंटिन्यूअस डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। ये चीजें कि जीडीपी इतनी हो गई और एनडीपी इतनी हो गई, ये बेकार की बातें हैं। पाकिस्तान 1970 के बाद से एक नाकाम रियासत की तरफ आगे बढ़ रहा है और ये IMF आ गया, IMF चला गया, ये बेकार की बातें हैं। जो फंडामेंटल चीजें हैं, ना हमने कोई डैम बनाया, ना हमने कोई एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट की, ना हमने लार्ज इंडस्ट्री लगाई, ना हमने कैश इकोनॉमी को सेटल किया। ये 4-5 जो बड़ी चीजें हैं, ना हमने प्राइवेटाइजेशन की। तो ये तो बेकार की बातें हो रही है ना। इस पर तो मैंने आपको 5 चीजें बता दी ना। मैंने आपको कहा, पहली बात आपका डैम नहीं बना, दूसरी बात आपकी एग्रीकल्चर पे इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, तीसरी बात आपकी कैश इकोनॉमी सही नहीं हुई, आपकी लार्ज स्केल प्रोडक्शन सही नहीं हुई। तो अगर ये 4-5 जो बुनियादी चीजें हैं जो अगर आपने नहीं की, तो इकोनॉमिक्स तो यार ये बाकी तो नंबर गेम है ना। जो बुनियादी चीजें मैंने आपके सामने गिनवाई हैं, अगर ये चीजें सही नहीं होंगी तो कोई फरिश्ता भी आ जाए ना तो वो भी सही नहीं कर सकेगा। ये तो आपकी पाकिस्तान की बुनियादी मईशत की सुतून है जो गिरने जा रहे हैं, जो हिल चुके हैं। अब आप इनको सही करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते। इमरान खान इररेलेवेंट है इस वक्त, नवाज शरीफ इररेलेवेंट है। ये कोई, इनको मैं किसी मईशत के रेफरेंस में कोई इररेलेवेंट समझता हूँ। तो क्यों ब्लॉक इररेलेवेंट है? हमें हमारे जो बुनियादी फैसले मैंने आपके सामने रखे, जो बातें आपके सामने की, ये नहीं कर सकते, ये नहीं करना चाहते। तो ये रियासत को चाहते हैं, इसकी वजह ये है रहमान कि ये सारे लोग अपने कंफर्ट जोन में रह रहे हैं। इन सबके पास प्राडो और बड़ी गाड़ियां हैं, इनके पास बड़े अच्छे घर हैं, इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, इनके पास शाम को बैठ के बड़ी अच्छी लाइफ स्टाइल है। आप मुझे बताएं कि किस पागल कुत्ते ने काटा है कि ये सही करें? मैं ब्रेक पे जाऊं शहबाज साहब, मैं इससे आपकी बात से टेक मैं ये ले रहा हूं। आपने कहा कि जो पॉइंट है मेन के कुछ है, वरना फिर इंटरवेंशन करनी है, इंटरफेरेंस आपने लफ्ज़ कहा है होगी, क्योंकि ये मामला बिगड़ रहे हैं। आफ्टर दिस ब्रेक वापस आते हैं, नाज़रीन हमारे साथ रहेगा। हालात कशीदा हैं, आम आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है, महंगाई, जो सब मुल्क की सलामती, दीगर इशूज़, सियासत, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। किसको पड़ी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की जब रोटी 15 रुपए की हो चुकी है? ये इशूज़ पे सियासतदान क्यों नहीं बात कर रहे हैं? इस ब्रेक के बाद सवाल उठाएंगे, हमारे साथ रहेगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जो इमरान खान साहब को, वज़ीर साहब को समझाया जा रहा है, वो क्या समझाया जा रहा है, वो क्या समझ रहे हैं, वो कौन फैसले कर रहा है, कैसे फैसले हो रहे हैं। ये जो गूगल से नंबर्स निकाल के आके उल्टे सीधे इनको बता दिए जाते हैं कि आप ये बोल रहे हैं कि आलमी सतह पर ये हो रहा है, वो हो रहा है, यहाँ पर वो नंबर्स भी गलत हैं। क्या पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है, और आखिरकार जो आवाम के जख्म है उस पर नमक क्यों छिड़का जा रहा है? चले जी, आप कह दें महंगाई है, आप ये क्यों कह रहे हैं कि कम है महंगाई? भारत में 250 रुपये लीटर है, अभी तो यहाँ 150 रुपये लीटर है, चले 100 रुपये और बढ़ा देते हैं। दूध यहाँ पे तो है, कैलिफोर्निया में ज़्यादा महंगा है, तो आप कैलिफोर्निया से पाकिस्तान का मुकाबला करेंगे? यानी ये दौर आगे, आप पर कैपिटा इनकम वगैरह सब भूल जाएंगे। इस तरह की बातें कौन करवा रहे हैं वज़ीर साहब से? जवाद अहमद साहब मुझे बताएं सर, आप भी क्योंकि ताल्लुक रखते हैं आम आदमी से, आप जवाद अहमद साहब ये मुझे बताएं कि क्या आम आदमी की हालत, आप जब मिलते लोगों से क्या क्या कहते हैं, क्या इस पर सिचुएशन है, अक्कासी अगर कर सकें आप उसकी? जवाद अहमद साहब। देखिए, जो वो कहते हैं ना, वो मैं यहाँ बोल नहीं सकता,
जो हुक्मरान के बारे में कहते हैं और उनके जो वजीर मुशीर जो रोज टीवी पे आते हैं जी, लोग जो इनके बारे में इस वक्त समझते हैं और जो सोचते हैं और जो कहते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई भी महजब चैनल जो है वो चला सकता है। और इससे पता चल जाता है कि इन लोगों को ये भी मालूम नहीं है कि इनकी अपनी जो रियाया है, अपनी जो अवाम है, मैं रियाया इसलिए कह रहा हूँ कि ये सब बादशाह हैं। इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, ये बादशाह लोग हैं। ये एक्चुअली एक तरफ तो ला इल्म है, इनको शौक होता है पार्टियां बनाने का, वजीर आजम बनने का, और उसके लिए भी कहते हैं हमारे पास बड़ी अच्छी टीमें हैं, होता कोई भी नहीं है इनके पास। ये बड़ा बड़ा अरसा सियासत करते रहते हैं, आखिरकार ये वजीर आजम बन जाते हैं, ये बड़े खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद इनको पता लगता है कि मुल्क भी चलाना है। जब मुल्क चलाने की बारी आती है तो फिर ये टेक्निकल लोग ढूंढना शुरू करते हैं। पहली दफा शफकत जैदी साहब जैसे मुखलिस लोग जो है इनको भी अपनी फौज में लेके आते हैं, लेकिन असल में जो पार्टी बिल्डिंग का प्रोसेस होता है पूरा, ये तो उस पर पूरे नहीं उतरते कि ये ऐसी पार्टी को लीड कर सके। मतलब आप ये बताएं कि अगर मुझे कोई ये कहे कि किसी के वजीर और मुशीर जो है वो उसको गलत बता रहे हैं, तो ये भी किसका कसूर है? वो वजीर और मुशीर किसने अपने जमा किए हैं? क्या उनको कोई किसी ने वो कहते हैं ना, किसी ने साथ उनके लगा दिए थे, वो उन्होंने खुद ही वो किए हैं। अच्छा, दूसरी बात ये जो भी शफकत जैदी साहब ने की, बिल्कुल ठीक बात थी। असल में सब बेहिस है, इसलिए बेहिस है कि ये तो बड़े बड़े घरों में रहते हैं, बड़े बड़ी इनके पास गाड़ियां हैं, इनके दोस्त या जितने भी हैं सब के सब वही हैं जो रूलिंग क्लास के लोग हैं। इनकी पार्टियों में भी लोग पार्टियां बदल के आते हैं और वो हमें बताते हैं जी कि हम अब दूध से धुल गए हैं, या हम लॉन्ड्री में तरीके साहब के धुल के आ गए हैं, या पीपल्स पार्टी की या कश्मीर लोन की। असल में ये वही रूलिंग क्लास है जो इतने अरसे से रूल कर रही है। जब तक ये लोग, मैं तो साफ कहता हूँ, बराबरी पार्टी का मौकफ है कि जब तक इन लोगों को सियासत से नहीं निकाला जाएगा, ये सब जाएंगे, तो आम लोगों की पार्टिसिपेशन नहीं होगी पॉलिटिक्स में। आम लोग जिनका स्टेक है इस मुल्क के अंदर, आम लोग जो बेचारे इस वक्त रिप्रेजेंट नहीं होते पार्लियामेंट के अंदर, जब तक वो नहीं होगा, पॉलिटिसाइज नहीं होगी अवाम, जब तक मोबिलाइज नहीं होगी अवाम, लोअर मिडिल क्लास से एक बहुत बड़ा चंक नहीं आएगा। अच्छा, एक बुनियादी सवाल है, मैं अशफाक तोला साहब को भी खुशामदीद कहते हुए, तोला साहब मुझे बताएं, रोटी 15 रुपए की हो चुकी है। मैंने एक आम आदमी से अगर आप पूछे जाके, कोई भी 2 रोटियां अगर खाता है और उसके घर में अगर 2 मियाँ बीवी, 2 बच्चे, 4 लोग हैं, अगर 5 कर ले मिसाल के तौर पे, तो सिर्फ रोटी का खर्चा अशफाक तोला साहब 13,500 रुपए। पर कैपिटा इनकम को आप पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करें तो 16,000 रुपए बनती है। अब क्या ये कौन समझाए वज़ीर साहब को, ये किस तरह बात उन तक पहुंचे कि ये आप भारत से, भूटान से, कैलिफोर्निया से और पता नहीं मैक्सिको से, ये तुर्की से, ये क्यों कंपैरिजन करके हमारे और जख्मों पे नमक छिड़कते रहते हैं? कम से कम यही बंद कर दें। कोई अच्छी बात, बुरी बात नहीं कर सकते, अच्छी नहीं कर सकते तो बुरी बातें तो ना करें कम से कम। तोला साहब, ये क्यों ऐसे जुल्म कर रहे हैं, ऐसी बयान दे के? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मगर देखिए, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, इनका कंपैरिजन तो बहुत ही गलत है, कहना भी नहीं चाहिए, और मैं खुद समझता हूँ आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आपने भी थोड़ा सा कंपैरिजन करने में ना थोड़ी सी जरा जल्दी दिखा दी हजरत। ये आप जो बात कर रहे हैं उस पक्की की रोटी की बात कर रहे हैं जो बाजार में मिलती है। अगर आप अपने घर पे वो रोटी पका के लें तो उसके आधी प्राइस में हो जाती है। ये हमने भी पूरी इस पे रिसर्च करके दिखा ली है। तो थोड़ा सा आप इसको भी अपने कंपैरिजन को भी घर की रोटी का भी, मगर ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर मुझे फिर आप कंपेयर करना है आपको, ये मैंने आज से 4 साल पहले बड़ी डिटेल में ये बात की थी और मैंने ये बताया था कि अगर आपने ये बात करनी है तो फिर ठीक है, आप वेज रेट भी आप इंटरनेशनल उसके हिसाब से आप मुझे कंपैरिजन के साथ। सबसे पहले तो जो एक बात बिल्कुल ही गलत जो कंपैरिजन होता है हमारे यहाँ पर, जो हम करते रहते हैं जिसको करना ही नहीं चाहिए आज तक भी हम ये कहते हैं कि जी कि करेंसी रेट हमारा और डॉलर पैरिटी हमारी और रेट उनका, तो ये तो नहीं हो सकता कि जी अगर भारत में अगर 0.79 सेंट पर लीटर है तो आप बोलते हैं नहीं जी पाकिस्तान के जो पैरिटी रेट है इस पर आप कंट्रोल कवर करें, तो ये तो नहीं हो सकता। मगर ये समझाना या नहीं समझाना मेरे बस में तो नहीं है सर। आपके प्रोग्राम आप लोग माशाल्लाह ज्यादा तोला साहब ये जानबूझ के हो रहा है। आप मुझे बताएं, क्या जानबूझ के ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसी बातें बोले ताकि लोग हैं और ज्यादा आपसे बदजन हो जाएं? वैसी बदजन है आप ऐसी बातें टीवी पे आके बोलें ताकि लोग और बदजन हो जाएं आपसे? ये तो लग रहा है जानबूझ के बुलवाया जाता है कि आप आके ऐसी बातें करें। मुशीर बुलवाते हैं, कौन बुलवाता है ऐसी बातें? देखिए, ना मुशीर बुलवाते हैं ना कोई करते हैं। मैं आपको एक बात बड़े मसूक के साथ कह सकता हूँ कि मुशीरों को हद्दुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने अखलाकी तौर पे अखलाक का दामन ना छोड़ा करें।
यहाँ तो मेरा ख्याल है ये रेस लगी हुई है कि कौन कितनी ज्यादा ऊंची आवाज में या पुरजोर तरीके से उन हकायक को पेश करने की कोशिश करे जो कि सिर्फ इस हुकूमत के बेनिफिट में हो और हजरत मोहतरम इमरान खान साहब के बेनिफिट में हो, ताकि वो उनसे खुश रहे और उनकी नौकरियां पक्की रहे। अब ये मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को देखना चाहिए बिग प्राइम मिनिस्टर कि इस किस्म के मुशीरान को तो मैं तो मेरा ख्याल है करीब भी ना फटकने दूं। और जिस तरीके से अगर रेटोरिक अगर आप ये करते रहेंगे कि जी, तो मेरा ख्याल है आप अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर जाएंगे। देखिए, एक ही आप हुकूमत का सिलसिला देखें, 3 साल से एक ही चीज चल रही है, ये चोर, ये डाकू, ये लुटेरे। अब मुझे बताएं, ना चोर साबित हो रहा है, ना डकैत साबित हो रहा है, ना लुटेरे साबित हो रहे हैं। बिल्कुल आपने उस तरीके से ड्रम बीटिंग कर करके अपनी मेरा ख्याल है क्रेडिबिलिटी खराब कर दी। अच्छा, क्रेडिबिलिटी, शहबाज अली साहब आपसे पूछना चाहूंगा, क्रेडिबिलिटी सिर्फ इमरान खान साहब की नहीं सर, मैं कहता हूँ पूरे पॉलिटिकल सिस्टम की क्रेडिबिलिटी, बिलखुसूस कराची में आप हैं, मैं भी हूँ, यहाँ पर तो लोग कह रहे हैं कि जाएं किधर, यानी वो तो इस वक्त, इससे पहले MQM थी, पीपल्स पार्टी, PTI पे उम्मीद जोड़ ली, बिल्कुल ही बदजन और होपलेस वाली कैफियत हो गई है। सिस्टम जो पॉलिटिकल है शहबाज साहब, उससे ही एतबार उठ गया है। क्या लोग किधर देखें फिर, कहाँ किस तरफ देखें कि हल हो गए मसले उनके? शहबाज अली साहब, इरफान मेरी बात सुने, अगर आप मुझे फॉलो करते रहे हैं जी, मैं बहुत अरसे से 1988 से, बल्कि उससे पहले से ये एक बात कहता रहा हूं कि मैंने अभी दोबारा आपके सामने भी कहा कि 1970 के बाद से आज तक पाकिस्तान का जो फंडामेंटल सिस्टम इकोनॉमिक्स का है वो गलत जगह पे डिजाइन हो गया है। और मैंने हमेशा ये कहा था कि पाकिस्तान को हमने डिजाइन कर लिया है दुबई मॉडल पर, जबकि हमें चाहिए इसको कोरियन मॉडल पर डिजाइन करना, और उसको हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं आहिस्ता 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 आहिस्ता। ये चीजें सही नहीं हो रही, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें मैं आपसे एक और बात भी कह रहा हूं, अगर आपने देखा हो तो मैंने मेरी कोटेशन बहुत चल रही है लोग सोशल मीडिया पे, कि अगर इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आ जाए, कोई भी, अगर इवन माशाल्लाह भी आज आप ले आए, तो ये उस वक्त तक सही नहीं होगा जब तक आप सर्टेन फंडामेंटल्स के ऊपर फैसला नहीं करेंगे। ये मैं इमरान खान तो खैर साहब, वो तो उनको मुशीर जो उन्हें कह रहे हैं वो तो आपने सबने डिस्कस कर ही लिया। मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक आप ये फंडामेंटल सही नहीं करेंगे तो ये ठीक है, तो एक आध साल अच्छा हो गया, 1 साल खराब हो गया। मेरा जो बुनियादी मसला है वो ये है कि पाकिस्तान, सैफान एक बात याद रखो हमेशा, पाकिस्तान कभी भी इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग मुल्क नहीं था 47 से लेके आज तक, और ये एक बड़े डाइसी पोजीशन में सारी जिंदगी चलता रहा है। अब इसको जब आपने झटके देने शुरू किए तो ये झटके बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रखता। आपको जो बुनियादी फैसले करने हैं वो आप नहीं कर पा रहे, और उसके लिए आपके पास पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं है, और पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं है, और एस्टेब्लिशमेंट का और पॉलिटिकल का कंसेंसस भी नहीं है। वो फैसले मैंने आपके सामने अभी रखे हैं, 2-3 मैंने आपके सामने कहा। पहला फैसला आपको करना है डैम का। पाकिस्तान में आप हाइड्रो से बिजली नहीं बना सकते, ये सॉरी आप फर्नेस ऑयल से बिजली नहीं बना सकते, LNG से। ये सेकेंडली आपको फैसला करना है कैश इकोनॉमी को कंट्रोल करने का, ये आपने फैसला नहीं किया। आपने फैसला करना है कि आपका फॉरेन एक्सचेंज का निजाम क्या होगा। ये जो आपने मजाक बनाया हुआ है एक्सचेंज कंपनियों का, और उनसे कैश आ रहा है और कैश जा रहा है, ये खत्म करना पड़ेगा। आपको सेटल करना पड़ेगा कि आपके यहाँ ये जो अंडर इनवाइसिंग हो रही है और इसमें फॉरेन करेंसी अकाउंट यूज हो रहा है, इसका क्या करना है आपने, ये भी आप फैसला नहीं कर पा रहे। तो और उसके बाद तीसरी जगह जो आपकी सारी ट्रेड है, मैं इसमें आपको एक बात कहना चाहता हूं, मैंने कल भी एक टीवी प्रोग्राम में कही थी, और ये पॉलिटिकल पार्टी की बैंकरप्सी है। मैं आपको ये बताता हूं कि पाकिस्तान में शुगर मिल्स जो हैं वो जहांगीर तरीन साहब की हैं, वो चौधरी शुजात की हैं, वो नवाज शरीफ फैमिली की हैं,